नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस समय हम बात कर रहे हैं जनादेश 2019 में द्वितीय चरण की, जिसमें अब चंद घंटे बचे हैं वोटिंग शुरू होने में। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण के तहत मतदान होगा और इसके अंतर्गत 3 सीटों के ऊपर 3 क्षेत्रों में चुनाव हैं। राजनांदगांव में वोटिंग होगी, महासमुंद सीट पर वोटिंग होगी और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तीनों ही जिलों में सुरक्षित और सफल मतदान के लिए जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनांदगांव में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों को रवाना किया गया, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रवाना करने से पहले मतदान दलों को संक्षिप्त प्रशिक्षण भी दिया गया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कुल 2322 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें सुरक्षा को देखते हुए 59 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया। वहीं सेक्टर अधिकारियों के तौर पर 147 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कांकेर लोकसभा सीट के लिए भी कल मतदान होना है। मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू है। कांकेर में कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का वक्त है। वहीं भानु प्रतापपुर के 256 मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। यहां भी अति संवेदनशील कोडे कुर्से क्षेत्र के मतदान दल को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। वहीं महासमुंद में 2140 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना करने का सिलसिला जारी है। धमतरी जिले के मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों को रवाना किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, इन 3 सीटों के ऊपर कल सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और तमाम जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों की रवानगी जारी है। सभी तैयार हैं। मतदान दलों की रवानगी के साथ ही कल सुबह से कई जगहों के ऊपर 7 बजे से वोटिंग है और बाकी तमाम जगहों पर 8 से शाम को 5 बजे तक का वक्त तय किया गया है। भानु प्रतापपुर में जहां सुरक्षा को लेकर चैलेंज रहते हैं, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान दलों की रवानगी की गई है। इसके अलावा भी तमाम उन सीटों पर या तमाम उन बूथों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी जहां संवेदनशीलता देखी जा रही है या पिछले तजुर्बों के आधार के ऊपर जिन केंद्रों को चिन्हित किया गया है। तो आपको बता दें, 12 राज्यों की 95 सीटों पर दूसरे चरण के तहत वोट पड़ेंगे। कुल 1632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो किस्मत आजमाएंगे और 427 करोड़ उम्मीदवार कुल मिलाकर के दूसरे चरण के तहत इनका फैसला होगा। 11% उम्मीदवार उनकी संपत्ति करोड़ों में बताई जाती है। ये बड़े डेटा हैं जो हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, कल की वोटिंग के पहले मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला जारी है कड़ी सुरक्षा के बीच में। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, जहां पर वोट पड़ेंगे और वोटिंग से पहले मतदान दल रवाना होने शुरू हो चुके हैं। और चलिए, अब हमारी पूरी टीम आपको मतदान का एक एक अपडेट तो देगी, लेकिन इस वक्त तैयारियां कैसी हैं, क्या माहौल है और क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए, ये जानकारी देने के लिए तमाम जगह से चप्पे चप्पे से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। परिचय आपको करवाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जरा देखें। महासमुंद से हमारे साथ में धनंजय जुड़ गए, हमारे सहयोगी फारूक मेमन जुड़े हैं। गरियाबंद से अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ में आलोक शर्मा जुड़े हैं राजनांदगांव से। सबसे पहले आलोक, आप ही के पास में आते हैं। क्या स्थिति है? एक हाई प्रोफाइल सीट है। पिछली बार यहां से जो मुकाबला था, अब की बार जो मुकाबला बनता दिख रहा है, इन सब के बीच में सुरक्षा व्यवस्था, एक फेयर इलेक्शन एक बड़ा चैलेंज रहता है। क्या तैयारियां इस समय, क्या माहौल वहां पर? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। राजनांदगांव सीट छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पे 17 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र है, 2000 से अधिक बनाए गए हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हम खड़े हैं संगवारी केंद्र, जो कि राजनांदगांव जिले और कवर्धा जिले दोनों में 5-5 संगवारी केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ आकर मतदाताओं को ये लगे सुकून का जो है माहौल है, ये लगे, इस तरीके से तैयारियाँ की जा रही है। जी, अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप हवा देखते हैं? क्योंकि आप देखें तमाम तरीके की बातें, बड़े बड़े चेहरे आए, बड़े बड़े चेहरों ने प्रचार किया,
लेकिन क्या बड़े इश्यूज हैं जिनको लेकर के एक माहौल दिखा? रहे, हालांकि हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन यहाँ पे चुनाव जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार चला वो लो प्रोफाइल चला। और जब काफ़ी जो डॉक्टर रमन सिंह के अलावा और भी कोई बड़े नेता यहाँ आए नहीं, लो प्रोफाइल ही चला। मुख्यमंत्री जी का जरूर 2 या 3 बार यहाँ पे दौरा रहा। तो बोला जाए कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहा और लो प्रोफाइल यहाँ पे जो प्रचार रहा वो लो प्रोफाइल रहा। जी चलिए, हमारे साथ में कांकेर से फारूक मेमन, गरियाबंद से माफ कीजिएगा, फारूक मेमन जुड़े हुए हैं। फारूक, क्या स्थिति वहां देख रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस वहां हैं और चुनाव को लेकर तैयारी कैसी? देखिए, चुनाव की जहां तक तैयारी की अगर हम बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से शुरू से ही प्रारंभ से ही सतर्क रहा है और आज 3 बजे तक जितने भी हमारे यहाँ 573 जो मतदान केंद्र हैं सभी जगह के लिए मतदान दल रवाना कर दिया गया है। गरियाबंद के 573 सीटों में से लगभग 90 सीटें जो है वो संवेदनशील है, जिनमें से सिर्फ 46 सीटें जो है अति संवेदनशील है, जिसके चलते आज आमामोरा और ओण के लिए जो अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और घटनाएं होती रही है, वहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजा गया है। इसी के साथ ड्रोन कैमरा से भी उन्होंने पूरा चारों तरफ सर्च करना प्रारंभ कर दिया है। ड्रोन कैमरा की अगर हम बात करें तो जगदलपुर से ड्रोन कैमरा मंगा करके सर्च अभी से चालू कर दिया गया है। फुलहाड़ी घाट से सर्चिंग किया गया, साथ ही हेलीकॉप्टर से भी एक ड्रोन कैमरा ला करके वर्तमान समय में आमामोरा और ओण के लिए पूरी तरह से सर्चिंग प्रारंभ है और पूरी तरह से चौकस से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बल नजर आ रही है। इन सब के बीच में अगर मैं यह कहूं कि पुलिस के रहते अगर कहीं ऐसा लग रहा है पूरे माहौल को देखते हुए कि कहीं लोगों को लग रहा है कि इतनी ज्यादा सुरक्षा अगर हो रही है तो निश्चित रूप से चुनाव जो है शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता से संपन्न होने की संभावना है। चलिए, बिल्कुल तैयारी इसी तरह की। धनंजय भी जुड़े हैं महासमुंद से हमारे साथ। धनंजय, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं महासमुंद लोकसभा के भौगोलिक जानकारी दे दूं तो महासमुंद लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिसमें महासमुंद जिले में 4 हैं, धमतरी में 2 हैं और गरियाबंद में 2 हैं। 13 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पर 2140 मतदान केंद्र पूरे लोकसभा में बनाए गए हैं, जिसमें 16,33,000 मतदाताओं अपने मत का प्रयोग करेंगे। सर्वाधिक मतदाता महिलाएं हैं। 8,560 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इन मतदान केंद्रों में। सीआरपीएफ की 43 बटालियन जो पूरे लोकसभा की सुरक्षा देखेगी और जिला पुलिस बल भी साथ लगाई गई है। जी चलिए, हमारे साथ में 2 और सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित चौबे जुड़ गए हैं और साथ में नरेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अमित, पहले आपके पास आएंगे, क्या स्थिति वहां आप देख रहे हैं? वहां पर चुनाव कराना, कांकेर में चुनाव कराना हमेशा एक चैलेंज रहा है और जिस तरह के थ्रेट्स पिछले दिनों मिले हैं या पहले दौर के पहले का जो घटनाक्रम रहा है, अब सुरक्षा वहां ज्यादा कड़ी करनी पड़ी होगी। जी हाँ, चूंकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और ये 8 विधानसभा वाला क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो कांकेर की 3 विधानसभाएं ही नक्सल प्रभावित हैं। साथ में धमतरी जिले की एक जो सिहावा विधानसभा क्षेत्र है वो भी नक्सल प्रभावित है। साथ में बालोद की जो बालोद जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी नक्सल प्रभावित हैं। इसलिए सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी ये यहाँ पर लोकसभा चुनाव कराना, विधानसभा चुनाव कराना काफ़ी टेढ़ी खीर रहा है। नक्सली हमेशा उत्पात मचाते रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। अगर हम कांकेर जिले की बात की जाए तो लगभग 12,000 जो जवान हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और जो पोलिंग पार्टी हैं उनको 3 जगहों से अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र, भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र और कांकेर विधानसभा क्षेत्र से रवाना अभी तक कर दिया गया है। 33 जो ऐसे अति संवेदनशील जो नक्सल पोलिंग बूथ थे उनको चेंज किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो उनको जो मतदान दल थे उनको हेलीकॉप्टर की मदद से मतदान स्थल तक के लिए पहुंचाया गया है। सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी तक कोई अप्रिय घटना की समाचार नहीं आई है, लेकिन जो जितने भी कर्मचारी हैं वो ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। जी
बिल्कुल ठीक। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हैं। नरेश, आप भी देख रहे हैं कांकेर की स्थिति को। अभी भी कुछ लोगों ने चैलेंज किया है, मतदान के विरोध की बात की है। इन सब के बीच में सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी होगी। पहले चरण के तजुर्बे भी साथ हैं, पिछले अनुभव भी बताते हैं कि यहाँ पर एक फेयर इलेक्शन कराना या फेयरलेस माहौल देना एक बड़ी चैलेंजिंग स्थिति रहती है। क्या तैयारी वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए पहले की तुलना में काफ़ी अंतर आया है। बस्तर इलाके में भी अगर जो विधायक के ऊपर जो विस्फोट की घटना हुई जिसमें उनकी मौत हो गई, वो अगर एक घटना छोड़ दी जाए तो मतदान की पूरी प्रक्रिया को काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण निपटाने में पुलिस और निर्वाचन आयोग कामयाब रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। पिछले कुछ समय से काफ़ी स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान दलों को भेजना हो या फिर जो सुरक्षित स्थल तक जो मतदान केंद्रों का परिवर्तन करना हो। कांकेर में भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसी तरह की रणनीति बनाई गई है और हम ये देख रहे हैं कि इस इलाके में माओवादियों के बहिष्कार के बावजूद काफ़ी अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले पखांजूर इलाके में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, बीएसएफ के जवानों के ऊपर माओवादियों ने हमला किया था और माओवादियों की मिलिट्री कमेटी के सदस्य, मिलिट्री कमेटी का जो की अलग अलग प्लाटून है, उनकी मौजूदगी की सूचना इस इलाके में मिल रही थी। उसके मद्देनज़र भी विशेष तौर पे अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। धमतरी का भी जो इलाका है, जो नए इलाके हैं, ख़ास तौर पर बालोद से लगा हुआ इलाका और जो नगरी का इलाका है, इस इलाके में भी विशेष तौर पे मतदान दलों को सुरक्षा के लिए विशेष इंतज़ाम भी रखे गए हैं। तो काफ़ी हद तक सतर्कता बरती गई है, इंतज़ाम पर्याप्त किए गए हैं नज़र आता है। लेकिन देखिए, ये देखने में हमेशा आता है कि माओवादी कोई भी मौका चूकते नहीं, ज़रा सी लापरवाही होने पर वो ज़रूर किसी न किसी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। तो अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं चुनाव के लिहाज से और जो बस्तर के इलाके में, बस्तर लोकसभा में जो चुनाव हुआ उसके मुकाबले अपेक्षाकृत कांकेर को शांतिपूर्ण माना जाता है। बावजूद इसके कि यहाँ पे भी 337 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील हैं। तो इस लिहाज से आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और जो हेलीकॉप्टर से जिन मतदान दलों को रवाना करना था उनको कोयलीबेड़ा, पखांजूर के जो इलाके हैं, अंतागढ़ के इलाके, इन इलाकों में रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश शुक्ला जुड़े हैं भानु प्रतापपुर से हमारे साथ में। और अखिलेश, जैसा अभी आप देख रहे होंगे कि पहले लौटने वाले मतदान दलों को टारगेट ज्यादा किया जाता था, अब पहले पर्चे भी फेंकते हैं और नक्सली भी अपनी रणनीति में लगातार चेंज करते हैं। इन सब के बीच में कुछ इंतजाम बढ़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्या स्थिति देख रहे हैं आप वहां की? आज सुबह से ही भानु प्रतापपुर विधानसभा के 256 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। पर जो पहले चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको देखते हुए अभी सुरक्षा, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से भानु प्रतापपुर विधानसभा से हेलीकॉप्टर से 8 दलों को भेजा गया है। कोड़ेकुर से क्षेत्र में जो अति संवेदनशील इलाका माना जाता है भानु प्रतापपुर विधानसभा का, वहाँ पर 8 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया और बाकी जितने मतदान दल हैं उन सभी को पूरी सुरक्षा के बीच में उन सबको भेजा गया है मतदान करवाने के लिए। बिल्कुल नरेश, एक सवाल आपसे भी है कि जिस तरह की स्थितियां पिछले दिनों बनी हैं, पिछले वक्त में जो नक्सलियों ने अपनी रणनीति चेंज की है, वही लौटने वाले जो दल हैं, पहले उनको सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता होती थी, लेकिन अब तो जो दल जा रहे हैं उनकी राह में भी बारूद बिछाने में नक्सलियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेकेंड फेज है, अब की बार 3 सीटें हैं, 3 इलाके हैं, लेकिन कांकेर सीट भले ही पहले से चैलेंज कम हुआ हो, लेकिन जो पहले चरण में हुआ उसका असर ज़रूर दूसरे चरण पर दिख रहा होगा और ख़ासतौर से कांकेर पर दिख रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दबाव है निश्चित तौर पर और ख़ास तौर पे राजनांदगांव का भी बहुत सा ऐसा इलाका है जो कि नक्सल प्रभावित है। तो इस लिहाज से इस पूरी बेल्ट पे एक विशेष सुरक्षा कवायद की आवश्यकता पड़ी है। अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है और जैसा कि पुलिस ने पिछले कुछ समय से स्ट्रेटजी बनाई है कि क्योंकि बारूदी विस्फोटक सबसे खतरनाक होते हैं और पिछले चुनाव में भी 2014 के दौरान दक्षिण बस्तर के इलाके में इसी तरह से लौटती पार्टी को निशाना बनाया गया था। तो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो अति नक्सल संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर मतदान जो केंद्र हैं, जो बूथ हैं, उनको सिक्योर करना और इस रास्ते तक जो भी उस बूथ तक आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर BDS स्क्वाड की तैनाती हो या अतिरिक्त जो बल लगातार उस इलाके में पेट्रोल करे और आसपास के इलाकों को ऑपरेशन के ज़रिए एक सेफ़ माहौल बनाने की कोशिश की जाए, सेफ्टी दी जाए ताकि मतदान वहाँ पर बेहतर हो। इस तरह के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई है
पर माओवादियों ने भी बराबर उपस्थिति दर्ज कराई है। कई इलाकों में पेड़ काटना, आवागमन को अवरुद्ध करना, रास्तों को काटना, गड्ढे खोदना और कई जगह बैनर पोस्टर पर्चे भी फेंकना, इस तरह की गतिविधि पिछले 24 घंटे तक लगातार रिपोर्ट होती रही है। कई इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने लगातार बैनर पोस्टर बांधकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर फोर्सेस भी लगातार इस इलाके को ऑपरेट कर रही हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं, फिर वो राजनांदगांव का इलाका हो या जो कांकेर का इलाका है। इन दोनों ही इलाकों में विशेष तौर पर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की कोशिश हो रही है। और ये जो कवायद है ये मतदान दलों की वापसी तक पुनः जारी रहेगी, क्योंकि मतदान दलों की वापसी भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। 24 घंटे से अधिक का वक्त लगता है कई बार वापस अंदरूनी इलाकों से सुरक्षित तरीके से पार्टियों को बाहर निकालने का। तो इसकी एक व्यापक रणनीति और तैयारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से मीडिया से बहुत कुछ बताने को जो अधिकारी हैं वो राजी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं उसके लिहाज से ड्रोन कैमरास के अलावा हेलीकॉप्टर और अन्य जो वैकल्पिक जो मेडिकल के इंतज़ाम है, उन सारी चीज़ों को विशेष तौर पर एक तयशुदा तरीके से तैयार रखा गया है। फारूक, क्या स्थिति मुद्दों को लेकर है? क्योंकि बड़े बड़े चेहरों के बीच में कई बार मुद्दे गुम हो जाते हैं। अब की बार का इलेक्शन वैसे भी दोनों पार्टियों ने एजेंडा अपने सेट कर रखे थे, लेकिन ये माना जाता है कि जिस इलाके में आप हैं, गरियाबंद में या ऐसे रिमोट एरियाज में, वहां के लोगों तक वो नेशनल मुद्दों के अलावा कुछ लोकल मुद्दे भी एड्रेस कराना चाहते हैं। किस मुद्दे के आधार के ऊपर वहां की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी? जी, निश्चित आपने ठीक कहा। गरियाबंद जो जिला जो क्षेत्र है जिसमें राजिम और बिंद्रानवगढ़ विधानसभा आता है, बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में अनेक समस्याएं होने के कारण वहां के मतदाताओं ने लगभग करीब 8 से 10 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की भी घोषणा की, जिसमें पुल, पुलिया, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र है। इस तरह की अनेक उनकी मांगे हैं जो वर्षों से मांग होने के बाद भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव की बहिष्कार की घोषणा कर दी है। कुछ गांव के लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के मनाने से मान तो गए हैं, लेकिन अभी भी 8 गांव के लोग ऐसे हैं जो उनको मानने को तैयार नहीं, उनकी बातों को। उनका कहना है कि जब तक तेल नदी पर पुलिया नहीं बनेगा तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। और तो और आने वाले पंचायत चुनाव भी मांग, उनका कहना है कि हम पंचायत चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दा प्रमुख रूप से छाया हुआ है। नेशनल लेवल का जो मुद्दा की अगर बात करें तो एक जरूर ये समझ में आ रहा है, जो एक तो अपन कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर, ये इस क्षेत्र में जो युवा वर्ग है उस पर छाया हुआ है, उस पर झुकाव दिख रहा है। लेकिन वहीं अपन अगर बात करें किसान की और मजदूरों की बात करें तो निश्चित रूप से वो भूपेश बघेल की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर राहुल गांधी नहीं, भूपेश बघेल एक चेहरा है जिसको देख करके लोग जो है अपना मत को कांग्रेस को देंगे। और इन दोनों के बीच में ही टक्कर नजर आ रहा है मुख्य रूप से, भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी। इस तरह से कहा जा सकता है कि काफी रोचक मुकाबला होगा, लेकिन अभी भी युवा वर्ग जो है उसका झुकाव बना हुआ है मोदी की ओर। किसान और मजदूर जो है वो भूपेश बघेल की ओर बने हुए हैं, क्योंकि उनकी मांगे काफी पूरी हुई है। समर्थन मूल्य की मांगे पूरी हुई है, उनके धान की जो कीमत है वो लोगों को तत्काल मिल गया है, कर्ज माफी की बातें हुई है, बिजली बिल हाफ होने की बात हुई है। इससे प्रभावित तो है, लेकिन फिर भी युवा वर्ग भी आक्रोश में है। उनका कहना है कि मोदी जी को एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुलगांव की घटना हुई है वो काफी दर्दनाक घटना थी, जिस पर मोदी जी ने तत्काल कदम उठाते हुए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिससे सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हुए हैं, खास करके युवा वर्ग। इस तरह ये कहा जा सकता है कि बड़ा व्यापक रूप से चुनाव चल रहा है, लेकिन इसमें प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय में एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम से मांग रहे हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ही भाजपा का चेहरा बना हुआ है। तो क्षेत्र में कांग्रेस की बात करें हम तो राहुल गांधी की जगह छोड़ भूपेश बघेल का चेहरा बना हुआ है, जो उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। और कांग्रेस को अगर वोट पड़ते हैं तो इनके ही नाम से वोट पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है फारूक, और ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है, ऐसा प्रचार के दौर में भी दिख रहा है, ऐसा पोस्टर बैनर में भी दिख रहा है, और ऐसा परसेप्शन बनता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि मोदी अगर कुछ कहते हैं तो उसका जवाब यहां प्रदेश स्तर पर अगर कोई बड़ा लीडर देता है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं। कि 95 सीटों पर कल सुबह से वोट पड़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, और इन 3 सीटों पर अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगियों की नजर है। क्या तैयारी इस वक्त है ये बता रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी धनंजय त्रिपाठी, आलोक शर्मा, प्रकाश नाग और नरेश मिश्रा। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रकाश आपके पास आते हैं, केशकाल से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या स्थिति वहां आप देख रहे हैं, क्या तैयारी है, प्रशासन कितना मुस्तैद है?
केशकाल में पूरी तैयारी की गई है और केशकाल विधानसभा में कुल 271 मतदान केंद्र है, जिनमें संवेदनशील क्षेत्र 271 माना जा रहा है और अति संवेदनशील 85 है और राजनीतिक क्षेत्र मात्र 15 ही है और सभी तरफ मतदान बूथ मतदान केंद्र से और सब पहुंच गई है, जहां भी है पूरी टीम पहुंच गई है। और अभी इस बार लोकसभा में क्या है, नए तरीका अपनाया है कि पिंक बूथ यानी संगवारी बूथ, जिसे 5 केंद्र बनाया गया है और आदर्श केंद्र बनाया गया है। तो लोगों को बहुत जागरूक करने के लिए नए पैतरा अपनाते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाला गया और लोगों को जागरूक करने के लिए इन नए बूथों का बनाया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ में आलोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से। आलोक, संतोष पांडे और भोलाराम साहू नए चेहरे हैं, इन नए चेहरों के बीच में क्या चेहरे वाकई स्टैब्लिश हो पाए या वही केंद्र के बड़े चेहरे या 2 बड़े बैनर, इनके बीच में मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में पहला लोकसभा चुनाव है जहां पे दोनों ही जो प्रत्याशी नए प्रत्याशी रहे हैं और जो कवर्धा और राजनांदगांव देख लिया जाए तो राजनांदगांव से भोलाराम साहू खुज्जी क्षेत्र से आते हैं और पांडे जी आते हैं कवर्धा से। तो दोनों ही इलाकों में ये लोगों को बताने में समय निकल गया कि वो इसके प्रत्याशी हैं और इस तरीके से प्रत्याशी हैं, वो ऐसा सोच रखते हैं, उनकी पहचान बनाने में समय लग गया। ये लो प्रोफाइल जरूर ये संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर अपनी पहचान बताने में रही। जी चलिए, अखिलेश शुक्ला भानु प्रतापपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। अखिलेश, क्या स्थिति वहां पर रही? चेहरों के बीच में ये जंग सिमटी हुई दिखाई पड़ रही है या बड़े लोगों, बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के चेहरे उनके बीच में जंग बताई गई? क्योंकि हर जगह अब की बार एक बात देखी गई कि जब बीजेपी ने सारे अपने चेहरे बदले, नए चेहरों को उतारा, तो फिर अब चेहरों की जंग नहीं बन गई, बल्कि ना मुद्दे की बात है ना चेहरे की बात है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किसकी सरकार बनानी है, ये एक धारा बताई जा रही है अब की बार के चुनाव में। क्या ऐसा वहां पर भी आप देख रहे हैं? अखिलेश, मेरी आवाज आप तक आई? चलिए धनंजय, आपसे भी यही सवाल है। महासमुंद में चुन्नीलाल साहू और धनेन्द्र साहू, इनके बीच में मुकाबला है। मुद्दों के आधार के ऊपर अब की बार का चुनाव कम दिखता है, बड़े चेहरों के बीच में जंग ज्यादा दिखती है। चुनावी माहौल, प्रचार का माहौल किस तरह देखा आपने? जी, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद लोकसभा चुनाव इस बार काफ़ी नीरस रहा है। यहाँ पर भी चुनाव मोदी और छत्तीसगढ़ शासन के 3 महीने के कार्यकाल के बीच हो रहा है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर वर्तमान सांसद की टिकट काटकर चुन्नीलाल साहू को टिकट दी है और दोनों प्रत्याशी साहू हैं। साहू मतदाता ज़्यादा होने के कारण दोनों दलों ने साहू के ऊपर अपना भरोसा जताया है। पर यहाँ पर मेन जो मतदाताओं के बीच में और सभी जगह देखने को यह मिल रहा है कि चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, न कि चुन्नीलाल लड़ रहे हैं। चुन्नीलाल भी अपनी सभाओं में हर जगह मोदी जी की ही बात कर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और उनके 3 महीने के कार्य घोषणा पत्र को जितना पूरा कर पाए उन्हीं के मुद्दों को लेकर जनताओं के बीच में गए हुए हैं। जी बिल्कुल नरेश, एक हमने ये देखा था विधानसभा चुनाव के वक्त में कि अब की बार प्रत्याशियों की बात कम से कम होती थी, लेकिन अब की बार वही सवाल आपसे भी है कि जब से चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले हैं तब से किसी भी तरीके से किसी चेहरे की स्टैब्लिश होने की इंतजार पार्टियों ने नहीं किया, बल्कि बड़े राष्ट्रीय स्तर के मैनिफेस्टो, उनके कुछ बिंदु या जिन विषयों को लेकर के राष्ट्रीय दल आए थे उन्हीं पर फोकस कर दिया पूरा चुनाव। नरेश, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है?
बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने कि इस बार जो है ये पूरा का पूरा चुनाव खास करके जो छोटे राज्य हैं और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से चेहरे बदलने का सिलसिला शुरू हो गया और बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। तो इस लिहाज से बिल्कुल आप मान सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा रहा और जिस तरह से ठीक पहले चुनाव से पहले पुलवामा या पाकिस्तान और तमाम सारे जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मसले रहे, उन सारे मुद्दों को एक ज़बरदस्त हवा मिली है। और छत्तीसगढ़ में इसलिए मायने रख रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री की 2 सभाएं हुई हैं और उन्होंने ओबीसी वोटर्स को खास तौर पे टारगेट किया है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जो मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका है, इस पूरे इलाके में ये वोटर बहुत निर्णायक साबित होता रहा है। और पहले ये जो परंपरागत वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के पास था और इसी वजह से लगातार छत्तीसगढ़ में बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी देती रही थी, जो कि अंतिम विधानसभा में अभी ये देखने को नतीजे नहीं मिले। तो लोकसभा में इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई, जो कैंपेनिंग है उसको भी ध्यान रखा गया और इस बार ये चुनाव की नए चेहरों की वजह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से लड़ा जा रहा है इस मुकाबले में, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी का चेहरा अब भी उतना मायने रखता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो हाल की जो घोषणा पत्र थे उनको प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए, अखिलेश शुक्ला हमारे साथ में जुड़े भानु प्रतापपुर से। अखिलेश, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या लोगों में उत्साह है? क्योंकि अब जब राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे आकर अपनी बात कह के चले जाते हैं और लोकल मुद्दे एड्रेस नहीं होते, हालांकि देश की सरकार चुननी है, तो क्या लोगों में उत्साह आ पाया? वोटिंग को लेकर जितना उत्साह विधानसभा चुनाव में था, क्या वो बरकरार दिख रहा है? विधानसभा चुनाव में जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा था वो उत्साह तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि कई गांव में अभी चुनाव को बहिष्कार को लेकर भी ग्रामीणों ने नारेबाजी करी है और चुनाव बहिष्कार करने की बात भी कही, लेकिन उन्हें उन गाँव में जाकर प्रशासन के द्वारा मान मनोबल किया जा रहा है और किया भी गया है 2-3 गाँव में जाकर, ताकि वो वोट डाल सकें करके। पर जो विधानसभा चुनाव में जो ग्रामीणों में उत्साह थी, जो लोगों जनता में उत्साह थी, वो उत्साह अभी तक मतलब दिखाई नहीं दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर। आलोक, यही बात है कि क्या लोगों में वो उत्साह जगा पाया? हालांकि हमने देखा बड़ा कड़ा पसीना बहाया जो प्रत्याशी बने थे संतोष पांडे, सुबह से लगातार उनके प्रचार दिखाई पड़ते थे, भोलाराम साहू के पक्ष में भी प्रचार हमने देखे थे, लेकिन एक तरीका लोगों ने मतदान करना चाहिए इसको लेकर लगातार सभी ने, चाहे दल की बात कर लें, निर्वाचन आयोग की बात कर लें, जिला इकाइयों की बात कर लें, सब ने प्रयास किया कि 100% मतदान हो सके, 100% मतदान हो सके। वैसी एनर्जी, वैसा उत्साह आपको दिखाई पड़ रहा है कि चाहे जिसने भी माहौल बनाया हो, जिसी के भी पक्ष में हवा बनाई हो, लेकिन क्या मतदान करने को लेकर उत्साह है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। राजनांदगांव लोकसभा में प्रशासन के द्वारा और स्वयंसेवी जो संस्थाएं उनके द्वारा भी यह लगातार कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, वोटिंग के लिए मनाया जाए, उनको बाहर निकाला जाए और जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, उसको बढ़ाया जाए। यही कारण है कि कवर्धा हो और राजनांदगांव जिले दोनों में 5-5 संगवारी के मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसे इस तरीके से सजाया जा रहा है कि यहाँ पे आके मतदाता सुकून महसूस करें। जो 17 लाख से ऊपर जो मतदाता हैं राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के, वो जितना ज्यादा निकले उतना इतनी इसकी लगातार कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा। जी धनंजय, यूथ जो होता है, जो फ्रेश वोटर है, जो पहली बार का जो वोटर है, उसको लुभाने की कोशिश दल भी करते हैं और प्रशासनिक मशीनरी भी चाहती है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या इस बात को लेकर के, चाहे संगवारी बूथ की बात हो या बूथ के ऊपर व्यवस्थाओं की बात हो, कुछ नवाचार, कोई नए एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं आपकी बार इलेक्शन में? जी, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद लोकसभा में 2,40,000 करीब युवा मतदाता हैं जी। ये मतदाता काफ़ी उत्साह दिख रहे हैं, इन्हें पहले बार वोट डालने का मौका मिला है और ये काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। शासन के द्वारा भी 40 संगवारी बूथ बनाई गई है, 8 दिव्यांग बनाए गए हैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और 100% मतदान दिलाने के लिए शासन भी तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर इन्हें प्रयास कर रही है। जी, एक और अहम बात यह धनंजय, क्या जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में हम हर बार देखते हैं
कि वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा सा जुदा होता है। ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह से जाकर मतदान कर लेते हैं, शहरी इलाकों में थोड़ा अपना कामकाज निपटा के फिर जाते हैं। लेकिन अब गर्मी का सीजन है, इसको लेकर व्यवस्थाएं जाहिर तौर पर इन केंद्रों में, इन बूथों पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले से व्यवस्था की गई होगी। ये ट्रेंड अब की बार बरकरार रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत इसमें ऊंच नीच हो सकती है? कुछ इसको लेकर तैयारी की है निर्वाचन आयोग की टीम ने या प्रशासन ने? मतदान 7 बजे से प्रारंभ होगा। इसी व्यवस्थाओं को देखते हुए काफ़ी गर्मी है, उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह दिख रहा है और कुछ नरेंद्र मोदी का भी फैक्टर है, कुछ पार्टियों द्वारा भी मतदान कराए जाते हैं, तो मतदान में उत्साह दिख रहा है। जी अखिलेश, कैसे यूथ वोटर को अब की बार इनकरेज किया आपके इलाके में? क्योंकि ये युवा मतदाता, ये पहली बार के मतदाता या जो एक आध बार वोट डालें लेकिन अब की बार अब देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, उनमें सर्वाधिक उत्साह होता है, उनमें सबसे ज़्यादा मतदान को लेकर के एक्साइटमेंट होती है, वो दिख रहा है। क्या उनको इनकरेज करने के लिए कुछ काम हुए आपके इलाके में? हाँ, युवा मतदाताओं में तो उत्साह दिख ही रहा है। लोग वोट डालने युवा मतदाता हमेशा पहुंच रहे हैं और अभी भी युवा मतदाताओं में मतदान करने को लेकर काफ़ी उत्साह है। और रही बात उनको मोटिवेट करने के लिए, तो उसके लिए तो जिला प्रशासन के द्वारा कई प्रकार की रैलियाँ और बाइक रैली, कई ठोक कार्यक्रम किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पहुँचें और अपने मत का उपयोग करें। उसके बाद भी पर जो विधानसभा में उत्साह था, वो उत्साह अभी कम नज़र आ रहा है उसके बाद भी। बिल्कुल नरेश, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल होता है और इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़र भी रखी जाती है। अब जबकि डोर टू डोर कैंपेन का वक्त है और ये जो अंतिम कुछ घंटे होते हैं, इसमें चुनावी तिकड़म हम जिसको कहें तो ज़्यादा उचित होगा, उनके ऊपर अंकुश रखने को लेकर के पिछले कई चुनाव से व्यवस्थाएं बनी हैं और बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर थोड़ी जानकारी दें। 24 घंटे बिल्कुल अंतिम निर्णायक घंटे होते हैं, जिस वक्त वोटर्स को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जाते हैं और इसकी तैयारी चुनाव के काफ़ी पहले से कर ली जाती है। निर्वाचन आयोग की तरफ से काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए और जिस तरह से वेल्लोर का चुनाव रद्द हुआ है, वो एक मैसेज है कि किस तरह से पैसे के दुरुपयोग को लेकर आने वाले समय में निर्वाचन आयोग अलर्ट हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस मामले में विशेष सतर्कता बरतने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। कांकेर के जितने भी इलाके हैं लोकसभा क्षेत्र के, उन सभी इलाकों में निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष टीमें निगरानी रखने के लिए रखी गई हैं। पुलिस, वन विभाग के जो अफसर हैं वो लगातार आने जाने वाली गाड़ियों की निगरानी और उनकी जांच कर रहे हैं। ये इन 24 घंटों में विशेष तौर पे सतर्कता बरतने के लिए किया जाता है। पर देखने में ये आ रहा है कि आमतौर पर लोकसभा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा और विस्तृत होता है, लिहाजा कहीं ना कहीं एक तरह का ये मौका मिलता है, राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिलता है कि वो इस तरह की चीज़ों को निर्वाचन आयोग की नज़र से बचाकर काफ़ी कुछ मतदाता तक अलग तरीके से अंतिम प्रलोभन देने के जो तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, कामयाब भी होते हैं। तो बावजूद इसके निर्वाचन आयोग की तरफ से तो निर्देश है और लगातार सख्ती भी बरती जा रही है। पर अगर आप आंकड़े देखें तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार धरपकड़ या जो अवैध कैश है उसको पकड़ने में अपेक्षाकृत कम कामयाबी मिली है। और एक बात और मैं पुनीत ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बात कही है, तो पहले के मुकाबले बेशक लोकसभा चुनाव में वो जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है और ये ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार में कोई बड़ी ताकत नहीं झोंकी गई है, ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन पिछली बार भी 70% कांकेर लोकसभा क्षेत्र में जो वोट हुआ था वो इस इलाके में हुआ था और इस बार भी लगता है कि जो वोटर्स हैं वो सोशल मीडिया और जो तमाम मीडिया माध्यम हैं उनकी वजह से जागरूक होकर वोट करने के लिए ज़्यादा निकलेंगे। फारूक, जो लास्ट आवर्स हैं, जो जैसा बता रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, नरेश भी बता रहे हैं कि जो अंतिम 24 घंटे हैं ये निगरानी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रलोभन का इस्तेमाल या चुनावी तिकड़म का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इस पर प्रशासन की किस तरह की नज़र है, क्या व्यवस्था वहाँ है? प्रेम मिला। देखिए, प्रशासन इस संबंध में पूरी तरह से चौकस है, लेकिन मैं साथ में ये भी बता देना चाहूँगा
कि विधानसभा की तरह इस बार नहीं हो रहा है। इस बार कुछ अलग ढंग के हो रहा है। लोगों को विधानसभा के चलते ये अच्छे से एहसास हो चुका था कि क्या हुआ था पूर्व चुनाव में, इसलिए इस बार जानबूझ करके जो लोग हैं वो अधिक अपनी राशि ले जाना नहीं चाह रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो चुनाव के पहले ही अपना निपटा लिया है। पैसा का लेन देन सारी व्यवस्था उन्होंने पहले कर ली है। साथ ही सतर्क प्रशासन पूरी तौर पर है। कोई ऐसी घटना नहीं हो पा रही है जिसका ये कहा जा सके कि 24 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, क्योंकि लोकसभा की बात हो रही है। ये पूरा जो चुनाव है वो चौकीदार बनाम चौकीदार के विरोध में ही चलता रहा है। ये एक आश्चर्य की बात रही। कहीं कोई मुद्दा नहीं रहा है लोकसभा में। एक जो बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत शांति के साथ निपटा है चुनाव। और ये कहा जा सकता है, अगर मैं कहीं 70 के बाद से चुनाव देख रहा हूँ मैं, तो ऐसा कहीं भी पूरे मुद्दे गायब हैं। सिर्फ चौकीदार एक मुद्दा बना हुआ है जिसका विरोध हो रहा है और जिसका खंडन हो रहा है। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि चुनाव पूरी तरह से नीरस बना हुआ है और लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बार मतों का प्रतिशत भी देखना होगा, क्योंकि पूर्व विधानसभा में मतों का प्रतिशत बहुत अच्छा हुआ था। इस बार उन मतों के प्रतिशत को बनाने में भी सरकारी अधिकारियों को पसीने आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। अब देखना यह है कि मतदान के बाद कितना वे सफल हो पाते हैं और कितना सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या फारूक, जैसा आप बता रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब की बार चौकीदार और बनाम जो चौकीदार के विरोध की जो सेना है इसी पर दिखता है। तो ये तो पार्टियों ने भी तय किया था, ये पार्टी के बड़े नेताओं ने भी तय किया था, ये एजेंडा उनके द्वारा सेट किया गया है और इसी एजेंडा के आधार के ऊपर तस्वीर, पिक्चर बनी, परसेप्शन बना। लेकिन क्या यूथ कनेक्ट कर पा रहा है उससे? क्योंकि दोनों दलों का प्राइम फोकस यूथ वोटर्स पर, फर्स्ट वोटर पर ही रहा है। तो क्या यूथ इससे कनेक्ट कर पा रहा है? चलिए, फारूक से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनसे ही हम सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्थिति इसमें बनती हुई देख पा रहे हैं। आलोक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये सवाल आपसे भी है, क्या यूथ कनेक्ट कर पाया है? क्या यूथ जुड़ पाया है? ये चौकीदार बनाम जो बाकी के मुद्दे पीछे छोड़कर सिर्फ चौकीदार के विरोध में स्वर दिखाई पड़े, कैसे यूथ जुड़ पाया? चलिए, आलोक तक भी शायद। आलोक, मेरी आवाज आपको अगर आ रही हो तो कुछ यूथ को लेकर हम बात कर रहे थे। क्या यूथ कनेक्ट कर पा रहा है? चौकीदार बनाम जो चौकीदार की विरोधी पूरी फौज सक्रिय रही है, क्या उससे जुड़ पाया है, खुद को कनेक्ट कर पाया है? जी बिल्कुल, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से चौकीदार बनाम और अन्य जो जिस तरीके से चला है, यूथ इसमें काफ़ी, यहाँ बता दूं कि 1 लाख से अधिक जो नए मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए लगातार सोशल मीडिया में भी कोशिश करते रहे प्रत्याशी और लो प्रोफाइल होकर उनसे संपर्क भी करते रहे। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 लाख में से 1 लाख इस बार नए मतदाता है और राष्ट्रीय मुद्दे इन पर खासा जोर रहा प्रत्याशियों का, खासकर भाजपा का इसमें खासा जोर रहा कि वो मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर ही बनाए रखे। जी चलिए, और जिस तरह से हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि भले ही मुद्दे कुछ भी सेट करने की कोशिश दलों ने की हो, चाहे आप जिसको भी वोट देना चाहते हो, चाहे आप जिस भी पक्ष के माहौल को देखकर उससे सहमत हो पाए हो, आप वोट करने अवश्य जाइएगा। अपना मतदान आपका जो अधिकार है और जो आपका कर्तव्य है, इसका पालन आप अवश्य करें। मत आप जरूर डालें, वोट आप जरूर डालें। 100% वोटिंग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में ये कम से कम आप कर सकते हैं, ताकि अगले 5 साल तक देश की सरकार को लेकर सिर्फ कंप्लेन करने का हम सीमित ना रहें, बल्कि अपनी तरफ से एक कदम तो उठाकर देखें। अमित चौबे भी जुड़ गए हमारे साथ कांकेर से। अमित, बड़े बड़े विषयों को छोड़कर, देश के मुद्दों को छोड़कर चौकीदार मुहिम, इसके पीछे सारा देश लग गया, लेकिन क्या इससे वाकई कनेक्ट होकर बूथ तक पहुंच पाएगा मतदाता? ये बड़ा सवाल रहा होगा। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, बस्तर की स्थिति की बात की जाए तो बस्तर में एक तरफ चौकीदार का मुद्दा भी हावी है तो दूसरी तरफ किसान के कर्ज का जो माफ़ी हुई है वो भी है। तो इसलिए कांटे की टक्कर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। और मतदाता की बात की जाए तो क्योंकि विधानसभा की अपेक्षा हमेशा जो है वो लोकसभा में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी उससे लगता तो है कि हो सकता है कि इस बार वोट का परसेंट बढ़े, लेकिन अब वो कल और गर्मी के कारण कम हो। लेकिन अब कल ही जब मतदाता सुबह 7 बजे से जिस प्रकार से मतदान की स्थिति
शुरू होगी उसके बाद ही पूरी स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी कि कितना प्रतिशत मतदान जो है वो कल 7 से 3 के बीच हो पाएगा। जी धनंजय, पिछले रिकॉर्ड को देखें तो कोई नई व्यवस्थाएं की हैं ये प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के, या कमोबेश वैसा ही हाल दिख सकता है जैसा पिछले चुनाव में मिला, स्पेशली लोकसभा इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि महासमुंद लोकसभा चुनाव इस बार काफ़ी नीरस रहा है। यहाँ पर न कोई बड़ा स्टार प्रचारक भी विशेष देखने को मिला, न पार्टियों द्वारा प्रचार करने का तरीका, और इसमें काफ़ी कमी दिखी है। युवा मतदाताओं को सोशल मीडिया पे वो करते देखा है। प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं कि मतदान हद हो। यह तो वक्त ही बताएगा कि कितना प्रशासन अपने कार्यों में सफल हो पाई है। चलिए, और साथ में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनको भी 2 कैटेगरी में बांटा अब की बार। नरेश, 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया कांकेर के लिहाज से। कुछ होते हैं जो नक्सली तौर के ऊपर संवेदनशील होते हैं, कुछ पॉलिटिकल तौर पर संवेदनशील होते हैं। उन पर निगरानियों के लिए पिछले कई बार से हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर बढ़ा दिए जाते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर बढ़ा दिए जाते हैं, वीडियोग्राफी कराई जाती है। जाहिर बात है कि अब की बार ये सारे इंतजाम होंगे। क्या कोई नई चीज़ इसमें ऐड हुई है? जी हाँ, देखिए, वेबकैम के ज़रिए सीधी लाइव निगरानी बहुत सारे जो मतदान केंद्र हैं उनकी की जा सकेगी। और ये जो निर्वाचन कार्यालय है वहाँ से इसके लिए एक अलग रूम बनाया गया है जहाँ से सीधी तौर पर मतदान केंद्रों को देखा जा सकता है कि वहाँ पर वोटर्स और जो आसपास का माहौल है वो कैसा है, किसी तरह की उपद्रव की स्थिति तो नहीं है। और इससे जो तात्कालिक कोई इंतज़ाम की यदि आवश्यकता है और यदि ये महसूस होता है कि उस पर ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके इंतज़ाम किए जा सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था आयोग की तरफ से की गई है कि मतदान केंद्रों पर जो किसी ज़माने में कभी बूथ कैप्चरिंग की बात आती थी, बूथ के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था बदली गई। और आप देखिए कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है बस्तर के लिहाज से, आपको बता दूं कि इस बार जो पर्चियां बांटी गई हैं, ये सिलसिला पहले शुरू हो चुका था लेकिन अब ये जो पर्चियां हैं ये निर्वाचन आयोग की तरफ से बांटी जा रही हैं और काफ़ी बड़ा आकार है इन पर्चियों का, जिसमें तस्वीरें काफ़ी बड़ी लगी हुई हैं। तो ये भी वोटर्स को उत्साहित कर रहा है। हमने बस्तर में इस बात को महसूस किया कि जो ग्रामीण वोटर्स हैं ये निर्वाचन आयोग की इन पर्चियों से उत्साहित हैं। तो एक तरह से ये भी एक अच्छी पहल है आयोग की तरफ से। तो ये कुछ नए इंतज़ाम आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बार जो पिंक बूथ का प्रावधान किया गया है ताकि जो महिला वोटर्स हैं वो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में या कामकाज की व्यस्तता की वजह से कई बार वोट करने नहीं जाती, तो उनके लिए भी ये इंतज़ाम है ताकि वो महिलाओं के बीच में ही सारे जो मतदान कर्मी होंगे, महिलाएं होंगी, तो उनके बीच पहुंचकर बेहतर तरीके से मतदान कर सकें। तो ये इस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपने ठीक कहा कि कांकेर जैसे इलाके राजनीतिक तौर पर संवेदनशील होने के साथ साथ नक्सल संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर केवल 15 सामान्य बूथ हैं 2022 जो कुल लोकसभा के पोलिंग बूथ हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर सभी बूथों की निगरानी करना और उसके लिए सुरक्षा से लेकर तमाम सारे इंतज़ाम अलग अलग अधिकारियों की, सेक्टर अधिकारी से लेकर पीठासीन अधिकारियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित भी किया गया है। फारूक, जिस तरह व्यवस्था की है इन बूथों के ऊपर जो संवेदनशील कहे जाते हैं प्रशासन ने, कोई नई चीज आपने वहां अपने इलाके में ऐड होती हुई देखी है? दूसरी बात यह कि आपने जैसा बताया कि अब की बार पिछले बार के मुकाबले उत्साह कम है, तो क्या इसका मतदान प्रतिशत पर भी असर पड़ता दिख सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस बार मैं महसूस किया है कि लोकसभा के चुनाव में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, विशेषकर नक्सल क्षेत्रों के लिए। तो एक नहीं 3-3 ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है ताकि उसके माध्यम से नीचे होने वाली हलचल पर ध्यान रखा जा सके और खासकर नक्सलियों की जो आहटें हैं, नक्सलियों के जो कदम हैं उस पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पूर्व चुनाव में 10 से 20 एप्पल से नाम से एक ऐप आता है जिसके माध्यम से जो बूथ पर निगरानी रखी जाती है, वो इस बार 140 बूथों पर निगरानी रखने के लिए ये लगाया गया है कैमरा, ताकि वहां गरियाबंद से बैठ करके सीधा उनको देखा जा सके कि किस बूथ में क्या हो रहा है, कहीं बड़ी घटना तो नहीं हो रही है या फिर कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही है। ये सब मिला के देखा जा रहा है।
साथ ही आपने एक चीज ये भी कहा है कि लापरवाही और लोगों के द्वारा बहुत उत्साह नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस बार कहीं कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है, न प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, न लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है विधानसभा की तरह चुनाव नहीं होगा, या लोकसभा का चुनाव मैं कह सकता हूँ एक भाषा में जो नहीं कहना चाहिए कि नीरस भरा रहा है, और ऐसा लगता है कि शायद ये चुनाव जो है पूरी तरह से नीरस भरा रहेगा। लेकिन लोगों की मंशा जरूर इस बारे में है कि परिणाम अच्छा है, केंद्र पर अच्छी सत्ता बैठे, अच्छी सरकार बैठे, जो उनकी भविष्य को लेकर के ऊंचे स्तर तक पहुंचा सके, उनके गरीबी रेखा को ऊपर उठा सके। इस उम्मीद से लोग लगातार इस चुनाव में वोट डालने जाएंगे। चलिए, आप सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जुड़ने के लिए और तैयारियां हमको और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जितने हमारे तमाम साथी हैं, ये 14 साथी कल सुबह 6 बजे से इनके साथ और साथी जुड़ेंगे और आपको इन 3 सीटों पे चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन एक अपील जो IBS24 आपसे करता है कि आप मतदान अवश्य करें, यह आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा IBS24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।